हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी फटाफट आ जाओ। हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था टेंस, और टेंस में जिस पोर्शन पे मैं पहुंची थी वो पोर्शन ये सारा मैंने करवा दिया था। आप लोग याद रखना, ये बैच नंबर 25 है जिसमें हम लोग शुरुआत किए हैं इस बुक से, और ये बुक पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स आपको मैं फिनिश कराऊंगी इस बुक में। ये सारा मैंने आपको करा दिया था। ये कॉम्बो बैच 23 के साथ आया हुआ है। ये पूरे पेजेस हमने करा दिए थे आपके, है ना। जो लोग इसी साल एग्जाम दे रहा है प्लीज, जो इसी साल नहीं मतलब अप्रैल में एग्जाम दे रहा है, जो 6-7 महीने से पहले एग्जाम दे रहा है, आप टारगेट 250 लेना, क्योंकि मुझे बैच खत्म करने में अराउंड 7 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, ये कंपल्सरी इंग्लिश है फॉर लेटर राइटिंग, पैसेज, प्रेसी वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया था। और हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म किए थे। बेटा ये वॉल्यूम 1 का बैच है। जो लोग वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहते हैं मुझसे, वो ये बैच परचेज करोगे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। देखो जरा, आपको मैं ये क्वेश्चन करा रही थी और ये पेज मैंने फिनिश करा दिया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में ये क्वेश्चंस हैं। जल्दी से फटाफट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, गीता टेंस के बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उस समय तक तो ये बैच ऐप में चला जाएगा। अभी आज मुझे लगता है लास्ट डेमो है इसका, बैच नंबर 25 का यूट्यूब पे। चलो 5 से लेके 11 तक जल्दी से फटाफट आंसर बताते जाओ। तो जल्दी देखो 5 नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी फटाफट, बहुत जल्दी। लैपटॉप से देखो लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहे हो बेटा? kdcampus.live में जाओ ना, अपना आईडी और पासवर्ड डालो। मोनू, अनु, ये सब ने लिखा है इज माय टीचर टोल्ड मी दैट। ओके फाइन, मेरे टीचर ने कहा दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ उसी दिन मैंने कहा था। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ऑफ कोर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इज एम आर यूज होगा, यानी जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट 6 नंबर और 7 नंबर देखना है। पहले तो 6 नंबर देखो। 6 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओगे फटाफट? यस, वेरी गुड सदाशिव, वेरी गुड सदाशिव। सुनो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता उस लड़की को क्या चाहिए। बेटा आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। WH फैमिली जब क्वेश्चन पूछता है तो ये WH व्हाट सबसे आगे बैठता। व्हाट डज शी वांट। लेकिन मैं करी मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं क्या? नहीं ना। जब मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं तो WH फैमिली के बाद क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव फॉर्म होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसर्टिव फॉर्म होगा, व्हाट शी वांट्स। अब इसके अनुसार एक पॉइंट याद रखोगे तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेगा, ये जो WH फैमिली है ना, वो अगर बाहर बैठेगा तो चौकीदार का काम करेगा, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। लेकिन अगर यही बंदा जब बीच में बैठ गया यानी अंदर आ गया तो आराम से सोएगा, उसके बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। WH फैमिली सिर्फ चौकीदारी करता है जब गेट पे बैठता है तो। राइट, पेज नंबर, ओके पेज नंबर पूछ रहे हो बेटा? 60 नंबर पेज में, नया वाले में 60 नंबर पेज में शुरू हुआ है और पुराने वाले बुक में 64 नंबर पेज पे। ठीक है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देख लो। पेज नंबर 62, नए वाले में पेज नंबर 62 और पुराने वाले में 67। ठीक है, हाँ 67 देखो। ओके, नया वाले में 62 है, पुराने वाले में 67 है। सिर्फ ये 2 चैप्टर जो था ना, टेंस और सेंटेंसेस, मैंने आगे पीछे किया है क्योंकि मैंने महसूस किया यार टेंस के पहले सेंटेंस नहीं पढ़ाया जा सकता है, टेंस के बाद सेंटेंस पढ़ाया जा सकता है, तभी मैंने आगे पीछे कर दिया है। अब आओ सुनो ध्यान से। आई डू नॉट नो व्हाट शी
वॉन्ट्स, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि WH फैमिली जब बीच में आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो चुपचाप से बैठा रहेगा, यानी उसके बाद assertive फॉर्म होगा। 7th, वेरी गुड रविशंकर, वेरी गुड। अब नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। हमारा पड़ोसी टीवी को फुल वॉल्यूम में स्विच ऑन कर लेता है सुबह सुबह, तो नेबर स्विचेस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम लोग सबको तो बहुत अच्छे से आता है, हाँ, बहुत अच्छा। मेरा एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो केडी लाइव चैनल में है, मतलब बच्चे जो आए हुए हैं ना, वो सब पढ़ने वाले बच्चे होते। बहुत सारे चैनल्स में मैं देखती हूँ यार, कुछ भी बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अननेसेसरी जवाब देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। देखो नेक्स्ट, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी स्टोरी दैट आई हैड नेवर हर्ड। बताओ तो, टोल्ड, वेरी गुड, सब कोई सही लिख रहे हो भाई। लास्ट इवनिंग यानी पास्ट टाइम, पास्ट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट थोड़ी आएगा। अभी शुरू में बता दिया था आपको। बोलोगे मैम पास्ट इंडेफिनिट तो पढ़ाया नहीं बेटा, मैंने पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ाया है, इतना तो बताया था। V1 आता है प्रेजेंट के लिए, V2 आता है पास्ट के लिए। हो गया, देखो खत्म मैम, है ना। I will buy a television set when the prices comes down. Very good, आप लोग तो जवाब फटाफट दे रहे हो। comes सिंगुलर वर्ब है, तो हमें प्राइसेस नहीं प्राइस लिखना चाहिए, सिंगुलर नाउन। और ऐसे भी अगर प्राइसेस लगाओगे तो कम लगाना पड़ता है ना। और टेलीविजन सेट की बात हो रही है, तो टेलीविजन सेट में मैं मान के चल रही हूँ भाई एक ही जैसा दाम होगा ना, तो प्राइस होगा एक, है ना, प्राइस कम्स डाउन। ठीक है, अब आओ 10th नंबर। बेटा कैसे खरीदे इस बैच को? केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके और बैच परचेज कर लो, बैच नंबर 25। जल्दी से लास्ट वाला बताना, ये सॉरी 10th वाला बताना। 10th नंबर, डिड यू नो, वेरी गुड। चलो, डू यू नो, कोमल, वेरी गुड। देखो WH फैमिली जब बाहर बैठा हुआ है तो बिल्कुल चौकीदारी करेगा, और जब क्वेश्चन पूछना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब डू याद रखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड याद रखना, और वर्ब का SES फॉर्म देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब डस याद रखना। और तीनों के साथ फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है तो नो ही आएगा। अब आओ 11 नंबर, जल्दी। वेरी गुड नंदन, मुकेश, एवरीवन, वेरी गुड। प्रैक्टिस के लिए कुछ बताओ बेटा, प्रैक्टिस के लिए आप लोग को डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो दे ही रहे हैं। यस राहुल, बहुत अच्छा। सदाशिव, बहुत अच्छा। What kind of bird is the dodo? भाई is the dodo होगा तब तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप कहोगे मैम हमें कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में चेंज करना आएगा? नहीं। जानते हो पंक्चुएशन चैप्टर मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा? क्योंकि वो TGT PGT में आता है, आपका पंक्चुएशन चैप्टर नहीं आता। जब नहीं आता है तो इसका मतलब है हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं डाल सकते। फिर हम सोचेंगे यार पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये कैसा जानवर है, डोडो किस प्रकार का जानवर है ना, ये किस प्रकार का बर्ड है। यानी मैं वंडर कर रही हूं, मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं, क्वेश्चन नहीं पूछ रही। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में ठीक टेंस के बाद जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे कि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओगे अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का हुआ तो। ठीक है, समझ में आया? देखो कोई प्रॉब्लम तो बताओ। हो गया? और ये रहा इन सब का आंसर्स। बुक में जहां पे आपके क्वेश्चंस होंगे वहीं पर सारे आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, बुक में, क्लास नोट्स में बेटा, क्लास नोट्स में। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ 12th में और 13 में। 12 क्या होगा?
12 में कोई मिस्टेक है क्या? पूजा, आपने जो कहा है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बताओ कि 12th में क्या कोई इंप्रूवमेंट करोगे? बोलो। जितेंद्र, around 4 classes run live on YouTube and this is batch number 25 demo going on. राहुल, 1000 डिटेक्टिंग एरर KD publication.com में मिल जाएगा? नहीं, कोई एरर नहीं है पक्का? वेरी गुड, कोई एरर नहीं है। सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपने स्ट्रक्चर सिखाया है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये डज कम डेली होगा। बेटा मैंने आपको जो स्ट्रक्चर सिखाया वो सिखाया है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सिखाया, और फिर बताया है कि WH फैमिली सबसे आगे आता है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैंने ये सिखाया, ठीक है ना? यस, जो श्रुति ने किया कि मैम डज लगाओ। अब सुनो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब ये, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट कहां है? वर्ब, ठीक है बेटा, मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के आगे बिठाएं? कोई सब्जेक्ट ही नहीं मेरे पास। हाँ, जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं हेल्पिंग वर्ब कहां बिठाऊं? इसका मतलब जब मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब में कहां बिठाऊं? इसका क्या करूंगी? झूठ मूठ का। यानी जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगा? इसका मतलब है कि डज नहीं है बल्कि कम्स लगा दो। सीधा सीधा जो था वही सही है। हु कम्स डेली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। और 13 में क्या है? बोलो पल्लवी। सारे बेटा सारे क्वेश्चन ऐप में आ रहे हैं, लेकिन ये जो 4 क्लासेस है ना वो मैं YouTube में ले लेती हूँ। आप लोग सब ऐप में हो इसलिए आपका कमेंट्स नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यस, वेरी गुड सदाशिव। ही लाइक हिज पेरेंट्स इज इंट्रोवर्ट, बोलना चाह रहा है कि ये जो लड़का है ना ये अंतर्मुखी है, ये लड़का अंतर्मुखी है अपने पेरेंट्स की तरह। कुछ लोग सोचते हैं मैम ही है तो लाइक्स लगा दो। भाई लाइक्स का मतलब यहाँ पे चाहना नहीं है। लाइक्स देखो, सत्यम लगा रहे हैं लाइक्स, बेटा ही है तो आप सोच रहे हो लाइक्स लगा दो, लेकिन बेटा लाइक्स से कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है कि ये लड़का अपने पेरेंट्स को चाहता है और आर इंट्रोवर्ट। फिर मीनिंग क्या निकल रहा है? बोलना चाह रहे हो कि ही इज इंट्रोवर्ट अपने पेरेंट्स की तरह, है ना? तो इसीलिए होगा ही इज इंट्रोवर्ट लाइक हिज पेरेंट्स। अब लाइक हिज पेरेंट्स को थोड़ा अलग कर दो, कैसे करें? तो कॉमा लगा दो, ही कॉमा लाइक हिज पेरेंट्स इज इंट्रोवर्ट। देखो समझ में आया? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यस। अब सुनो ध्यान से, ये हमने उन क्वेश्चंस को किया है जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए। आपको जब मैं ये पूरा चैप्टर करा दूं तो वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन कर लेना। आपको मैं असाइनमेंट दूंगी डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी, ठीक है? तो याद रखना, जब आप डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सारा क्वेश्चन बना लोगे, इसका मतलब है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। एक मिनट बेटा। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, जो अपने फीलिंग्स को अपने तक सिमट कर रखता है, ज्यादा किसी से बताता नहीं। सदाशिव, थैंक यू सो मच। दुनिया अगर नहीं शो कर रहा बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, क्लास के बाद खुलवा देंगे, मैं देख लूंगी। अब आओ नेक्स्ट बेटा, हमारा यूपीएससी का बैच शुरू हो गया है और यूपीएससी में अभी हम शुरुआत किए हैं हिस्ट्री से। जनरल स्टडीज हमारा प्री प्लस मेंस कंप्लीट। हम लोग यूपीएससी का आपको बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल प्लस बहुत अच्छा
टीचर देंगे और अभी इसका डेमो चल रहा है यूट्यूब में। आप चाहो तो ये क्लास आप देख सकते हो, 12 से 2 चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी कुछ यूजेस है। क्या यूज है जरा देखो, एक बार रीड करो इसको। ये टेंस है बेटा, और जरा ध्यान से देखना। अब आपको मैं नेक्स्ट यूज सिखा रही हूं प्रेजेंट का। प्रेजेंट का नेक्स्ट यूज देखोगे। देख लिया? प्रेजेंट टेंस कहां कहां आता है? और जब हम किसी बुक के बारे में बात कर रहे हो, उसके कंटेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, और वो कंटेंट्स आज भी रेलेवेंट है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। अगर मैं कहूं कि हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त, तो कहोगे मैम अब नहीं है 7 मौलिक अधिकार, पहले थे। अगर पहले थे तो आप कहोगे वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अब अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। आप कहोगे मैम गारंटीज क्यों कहा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कब का लिखा गया है ना। अगर इतने पहले लिखा जा चुका है, 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हमें गारंटीड बोलना चाहिए था। बेटा गारंटीड तब होता जब मैं ये कहती कि 7 फंडामेंटल राइट्स, अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड 7 फंडामेंटल राइट्स। अब नहीं, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज होगा। यानी कोई चीज अगर आज भी मायने रखता है, उसका रेलेवेंस आज भी है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, चाहे वो चीज बहुत पहले ही क्यों ना लिखी जा चुकी हो। बेटा आप चाहो तो 250 में कन्वर्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप कहोगे मैं टारगेट 250 लेना चाहता था, तो आप कन्वर्ट करा लेना फोन करके। नेक्स्ट, हाउ द बुक रिवील्स द स्टार्क रियलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस होम। अगर कहोगे ये किताब किस चीज पर लिखी हुई है, ये किताब, ये जो नॉवल रखी हुई है क्या चीज पर है? आप पूछते हो क्या चीज पर है, खुद ही हिंदी देखो ना। तो आप कहोगे पता है, ये जो किताब है ना, इसमें जो चिल्ड्रंस होम होते हैं उसका नंगा सच उजागर किया गया है। लेकिन आप इंग्लिश में क्या कहोगे? रिवील्स। क्यों रिवील्स? क्योंकि जो किताब बहुत पहले लिखी जा चुकी हो, लेकिन उसका कंटेंट्स आज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे गीता की बात करते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट टेंस में कहते हैं गीता सेज दैट, सेड दैट नहीं, सेज दैट मैन इज मॉर्टल बट द सोल इज इमॉर्टल। यानी सेज लगाया, सेड नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसका इंपॉर्टेंस आज बता रहे हैं, और उसकी जो रियलिटी है आज भी इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कोई किताब बहुत पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन उसका रेलेवेंस आज भी है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? देखो इसी का मैं क्लास ले रही हूं, और आज के बाद बेटा इसका तो डेमो खत्म हो जाएगा। आज के बाद सिर्फ आपका जो स्पोकन और वॉल्यूम 1 होता है उसका क्लास चलता रहेगा। ठीक है, बीच बीच में स्पोकन और वॉल्यूम 1। ठीक है, अब है रिजल्ट में तो देखो एक लोचा इसलिए हो रहा है ना बेटा एनटीपीसी का रिजल्ट में, क्योंकि सेम बच्चे का रिजल्ट चारों सब लिस्ट में उन्हीं का नाम है। तो प्रॉब्लम एक चीज है ना कि अगर आप सब लिस्ट में उसी बच्चों का नाम दे दोगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। इसीलिए सेकेंडली पहले कहा गया था कि हम लोग 20 गुना ज्यादा सेलेक्ट करेंगे CBT 1 में, जो मुझे समझ में आ रहा है कि 2.5 गुना ज्यादा ही सिलेक्ट हुआ है बस, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम तो हो गया। ठीक है, और देखो कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि कुछ हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है ना कि कुछ टीचर्स अपने आप आके कोई डेट बता जाते हैं। एक बार हम लोग का टीचर्स का भी ग्रुप है, कम से कम बात कर लेते हैं कि आके हम लोग के साथ मिलकर कि क्या करना है, किस दिन उसको ट्वीट करना है। अब 26 जनवरी कह रहा है कि ट्वीट करेंगे। 26 जनवरी वाले दिन क्या लगता है आपको कि वो आपका जो ट्वीट है वो ट्रेंड कर पाएगा? बिल्कुल ट्रेंड नहीं कर पाएगा। 26 जनवरी वाले दिन कभी भी ट्रेंड नहीं कर सकता, क्योंकि
उस दिन बहुत सारे ट्वीट्स होंगे जो रिपब्लिक डे वाले के लिए होंगे, ठीक है ना। 2-3 तरह के ट्वीट्स होते हैं रिपब्लिक डे पे, वही सब नीचे दबा देंगे, ठीक है। बेटा मेरा किताब नहीं मिल रहा है पटना में, तो आप ऑनलाइन खरीद लो। ऑलराउंडर मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको दूसरा कोड दे दूंगी। बेटा मुझे व्हाट्सएप तो करो, मेरे पास सब चीज का इलाज है। हाँ, आप मेरे रहते इतना टेंशन क्यों लेते हो यार। हाँ, केडी लाइव और केडी कैंपस में अगर आप आ गए और आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर मेरी गलती है ना, नहीं। तो इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जय शर्मा, एक तो बहुत लेट हो जाएगा तब तक, दूसरी बात है 26 जनवरी वाले दिन आपका ट्वीट का कोई हैसियत ही नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक है हमें नहीं पता, हो सकता है आप ट्रेंड कर जाए, लेकिन बेटा ऐसा दिन चुनना जिस दिन ऐसे ही बहुत सारा रहेगा, बहुत सारे ट्वीट्स होंगे, उस दिन मुश्किल है। दूसरी बात है इसी को हाय हुआ बना के बहुत अजीब अजीब स्टोरी बना के रख दिया सब लोगों ने, ठीक है। आज यूट्यूब पे क्लास होगा सुरुचि वॉल्यूम 1 का भी। चल अब जरा इसको ध्यान से देखो और आपको एक चीज महसूस होगा कि हम इसको क्या चीज में यूज करते हैं, जरा देखो। चाहे आप सिंपल बोलो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। चलो देखो ध्यान से, जब भी हम कोई ऑफिशियल बात करना चाहते हैं और वो ऑफिशियल बात जो है ये किसी का, कोई एक ऑफिशियल आदमी का, यानी कोई एक पावर या पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति का अगर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, कहोगे मैम मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जैसे अभी दिलीप ने कहा आप गिरिडीह कब आइएगा, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ दिलीप आई कम टू गिरिडीह इन नवंबर, आई कम टू गिरिडीह इन नवंबर। आप कहोगे कि इसका मतलब है आप बोल रहे हो कि मैं दिल्ली नवंबर में आती हूं। ओके, मैं तो गड़बड़ हो गया अब, ये अब क्या करूं। इतने बदमाश लोग बैठे यार, प्रधानमंत्री मोदी आ गया एक, मैम मैं आपके क्लास में पंजाब से जिंदा लौट आया। अरे बेटा ऐसा काम मत करो कि पिट पिटा जाओ तुम। हाँ यस बिट्टू, अगले क्लासेस सिर्फ केडी लाइव में होगी बेटा, अगले क्लासेस सिर्फ केडी लाइव में इसका क्लास चलेगा। अब सुनो, फिर मैं कहूंगी अच्छा छोड़ो, मैं ऐसे कहूं आई कम टू गिरिडीह नेक्स्ट मंथ। आप कहोगे आई कम टू गिरिडीह नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ मैम आने वाला है, तो या तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि मैं अगले महीने गिरिडीह आ रही हूं, है ना, आई विल कम टू गिरिडीह नेक्स्ट मंथ, या आई एम कमिंग टू गिरिडीह नेक्स्ट मंथ, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से सुनना, आई विल कम एंड आई एम कमिंग बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा पीजीटी के लिए बैच यही है, सीएम के बिल्कुल कर लो यही, इसमें जो 3-4 चैप्टर आपका अलग है वो हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, द पीएम इंडिया मीटिंग, क्यों, मैं ऑफिशियल दिखाना चाह रही हूं, बस ऑफिशियल दिखाना चाह रही हूं। द पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM एंड इंडिया टेक्स ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, पाकिस्तान से मुकाबला करेगी, क्या, कब, मोहाली में कल। यानी ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन, नॉर्मल प्लान्ड एक्शन नहीं। मैं नहीं कह सकती हूं आई कम टू गिरिडीह नेक्स्ट मंथ, मुझे कहना पड़ेगा आई विल कम टू गिरिडीह नेक्स्ट मंथ। जो ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन है ना, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे, अगर वो फ्यूचर का एक्शन है तो भी। विवेक क्या प्रॉब्लम, साजिद एमटीएस के लिए वॉल्यूम 1 का बैच ले लो ना बेटा, चलेगा, ठीक है। ये काफी अच्छा बैच है, ये बैच आपका टियर 2 तक, एसएससी टियर 2 तक पीओ सब कवर करता है, ठीक है। बोलो और कोई बात। इंग्लिश का न्यू बैच बीबीएस में क्या कर रही हूं,
इंग्लिश का न्यू बैच ही बता रही हूँ, और आज उसका आखिरी डेमो, याद रखना। वो कैब बुक बेटा मैं बहुत फास्ट अब काम शुरू कर दिया वो कैब के बुक पर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टेनोग्राफर के लिए बेस्ट बैच है रोशन, ठीक है। यानी अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट या आई विल कम टुमारो। यानी या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाओ और नहीं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओ। दिस मीन्स अब आ जाओ वापस, मैंने कौन कौन से एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, जल्दी से बताओ तो। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, श्रेयन पंछी गई बेटा, उड़ गई, है ना, बैच नंबर 5 की थी पंछी। सोचो यार बैच नंबर 25 चल रहा है और ये श्रेयन होगा बैच नंबर 5 का, यहां भी आ जाके पंछी को ढूंढ रहा है। पंछी एक लड़की थी बैच नंबर 5 की, ये सारे लड़के उस पर फिदा थे। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती, कि उस बैच का मैंने जूम में एक गेट टुगेदर कर लिया था, जूम में, ठीक है। उस समय नया नया लॉकडाउन लगा ही था, तो बच्चों का था कि मैम मिलते हैं हम लोग सब, हम ठीक है। पंछी बहुत क्वेश्चन पूछती थी और वो आई नहीं जूम में। इन लोगों ने आफत मचा दिया कि पंछी क्यों नहीं आई। फिर इसको स्पेशली मेरे स्टाफ ने फ़ोन किया, पंछी जल्दी से ज्वाइन करो। फिर पंछी ने ज्वाइन किया, फिर इसको देख के इन लोग और पागल हो गए, पंछी थी दिखने में सुंदर। अब उस दिन से आज तक ये बैच नंबर 5 वाले पंछी को ढूंढते फिरते हैं। हाँ, पंछी पढ़ के निकल गई और पंछी का मुझे लगता है किसी और में हो भी जाएगा। श्रेयन बैच नंबर 20 का तो पंछी को क्यों ढूंढ रहे हो, कितने कमीने हो इन लोग। हाँ, लड़की बाजी करने में तुम लोग को शर्म नहीं आती? बोलो। मिनिस्टीरियल के लिए दिल्ली पुलिस के बेटा वॉल्यूम 1 ले लो ना, ठीक है, वॉल्यूम 1 का बैच ले लो। बताओ जल्दी से, कौन कौन सा कहा मैंने, बोलो। सबसे स्कीम और शेड्यूल, बेटा स्कीम ऑफ एग्जाम अलग होता है कि इसमें क्या क्या एग्जाम में आएगा, सिलेबस बताता है, मतलब कौन कितने मार्क्स का होगा। शेड्यूल का मतलब होता है उसके डेट्स बताते हैं, जिसको टेंटेटिव शेड्यूल जनरली होता है ना। चलो अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ में इस्तेमाल करते हैं। पहला, सबसे पहला यूज रेगुलर रूटीन एक्शन में, दूसरा इरेगुलर रूटीन एक्शन में, कमल वेरी गुड कोमल, तीसरा हैबिट में, चौथा यूनिवर्सल ट्रूथ में, पांचवा जो आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड या प्रेजेंट स्टेट ऑफ हार्ट यानी प्रेजेंट स्टेट के लिए। फिर मैंने कहा कि जो प्लान्ड एक्शन है नियर फ्यूचर का, प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, इसमें एक छोटा सा शर्त है कि वो प्लान्ड एक्शन ऑफिशियल होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट कहा था मैंने जो किताब में लिखी हुई है लेकिन जिसका रेलेवेंस आज भी है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हो गया, देखो। आज मेरे इस हाथ में बहुत खुजली हो रही है, बड़ी खुजली हो रही है, देखो लाल भी हो गया खुजला खुजला के। आज मेरे इस हाथ में खुजली हो रही है, और पता है सुनते हैं हाथ में खुजली होती है तो पैसा आता है। पैसा तो सुबह से कुछ आया नहीं मेरे हाथ में, पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। हाँ, वॉल्यूम 1 की कितनी फीस है बेटा? 1200 है। बेसिक के लिए स्पोकन बेटा 60 डेज वाला स्पोकन ले लो, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। बहुत बढ़िया बैच मैंने उसको प्लान किया है, अभी 20 डेज तक का लोड हो गया है। चलो नेक्स्ट आओ, और कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। अब आओ देखो, यस सुने हैं बेटा, ये सुनते मेरी माँ कहती थी कि हाथ में खुजली होता है तो पैसा आता है। बेटा खुजली तो सुबह से मचा रहा है लेकिन पैसा नहीं आया। चलो बताओ नेक्स्ट, देखो सैनिटाइजर यूज करिए। बात तो सही कह रहे हो, नहीं कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, अब कुछ नहीं, अब तो पैसा ही पैसा होगा। यस यार, दोनों हाथ में धीरे धीरे खुजली बढ़ रही है, लग रहा है अब तो पैसा ही पैसा होगा। बस हिट्स 3 कार्स ऑन नेशनल हाईवे 48। देखो ये क्या है, कल एक बस ने 3 गाड़ियों को जो आगरा एक्सप्रेस वे है उसमें हिट कर दिया। और मैंने खबर सुनी, मैंने न्यूज सुना, आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा बस हिट्स 3 कार्स। भाई हिट्स क्यों है?
हिट होना चाहिए ना, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म भी हिट का हिट है भाई। वर्ब में एस ई एस आता है तो प्रेजेंट हो जाता है। रेड्स क्यों है भाई, रेडेड होना चाहिए था। कल ना सीबीआई ने माफिया प्रेमिसेस के लैंड माफिया प्रेमिसेस को रेड किया है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे तो सिंपल पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम यूपी की पॉलिटिक्स की बात करें और अगर मान लो जैसे आज कोई डेवलपमेंट बताओ तो यूपी में क्या हुआ है, कोई नया डेवलपमेंट यूपी में, हाँ जल्दी बताओ, आज में कोई यूपी में नया डेवलपमेंट हुआ हो? बोलो। अब है तिवारी, तुम तो मुझे खुश कर दिया आज, आप खुद ही मनी हो, मुझे ही उठा के ले जाएगी फिर तो टैक्स वाले कहेंगे अच्छा आपके बच्चों ने कहा आप खुद ही मनी हो। हाँ वो सब कान लगा के सुनते रहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट वाले। जल्दी बता आज क्या क्या हुआ, आज यूपी में कुछ हुआ है ऐसा जो मजेदार चीज हुआ हो? जल्दी जल्दी। यस सीएम के, मुझे आप व्हाट्सएप करो बेटा। कुछ नहीं हुआ आज। चलो अगर मान लो कि कल बोलो कुछ चल रहा है ना वहां पे, हाँ जो एसटी और एससी को अपने में शामिल करना चाह रहा है अखिलेश, कल उसने क्या किया, किसके साथ गठबंधन होने वाला था उसका जो टूट गया, बता तो। हाँ बोलो तो, बोलो किसके साथ होने वाला था, जल्दी बताओ। थोड़ा सा तो करंट का, चंद्रशेखर के साथ, वेरी गुड, चंद्रशेखर के साथ होने वाला था जो लास्ट मोमेंट में उसने मना कर दिया है ना, लास्ट मोमेंट में कह दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा समाजवादी पार्टी। अब सुनो, अगर मैं कहूं चंद्रशेखर refuses to join समाजवादी पार्टी, ध्यान से देखना, तो कहोगे मैम कल ही चंद्रशेखर रावण उसने नाम अपना रखा है। चलो बेटा ध्यान, एक चीज याद रखना, अब हम योगी आदित्यनाथ नहीं बोलते हैं, है ना, नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छोटा छोटा होना चाहिए, है ना, न्यूज़पेपर हेडलाइंस बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अब छोटा के लिए चंद्रशेखर अपना सरनेम जो भी इस्तेमाल करे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक नाम रखेंगे जो जिससे वो फेमस है, दैट्स इट, हो गया। आज न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने चंद्रशेखर रिफ्यूजेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन विद समाजवादी पार्टी, या रिफ्यूजेस टू ज्वाइन हैंड्स विद, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना था ना, ज्वाइन हैंड्स विद समाजवादी पार्टी, ठीक है। अब सुनो, कहोगे मैम वो तो कल ही फिनिश हो गया, बेटा न्यूज़पेपर में आज आया, क्यों ऐसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसीलिए लिखा गया इसको क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। क्या बोलोगे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है, ओके। शिवपाल जॉइंस समाजवादी पार्टी, अंकित तो पार्टी मत लिखो, खाली एसपी लिखो, क्यों, द रीजन इज, आप अगर देखोगे तो आपको पता है विद द आना चाहिए था, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ द आता है। आर्टिकल का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, और जो बड़े फॉर्म्स होते हैं, है ना, उनका एनलार्ज फॉर्म्स, ये सब हम नहीं करते न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। कम से कम शब्दों में अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीज समझा सके तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसीलिए कहा रिफ्यूजेस, रेड्स, हिट्स, क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है अगर वो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हुआ तो। आप कहोगे मैम न्यूज़पेपर का हेडलाइंस नहीं है, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है उसके बारे में है, बेटा न्यूज़ अपने टेंस में होगा। कल हुआ था, ओके, कल हुआ था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है बेटा,
यहाँ पे पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है जो इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है विशाल, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सीखना अलग होता है। और कहोगे नहीं मैम मुझे तो ABCD के बाद कुछ नहीं आता है, तो बेटा फिर आपको स्पोकन ले लेना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो अगर आप कहोगे हमें एग्जाम की तैयारी करनी है तो बेटा ये लेना होगा आपको वॉल्यूम 1। बेटा वॉल्यूम 1 की बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए देवेंद्र, ठीक है, वॉल्यूम 1। फिर आप जब बैच नंबर 24 ले चुके हो देवेंद्र, तो वॉल्यूम 1 बैच क्यों लोगे, ठीक है। बैच नंबर 24 ले चुके हो, वॉल्यूम 1 बैच का 3 गुना ग्रामर में क्लास नोट्स वाले बुक बैच में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इस कॉम्बो के साथ मेरा ये बैच आया हुआ है। अगर आप कॉम्बो लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट GS फ्री में मिल जाएगा। अब आओ, ये बैच हमारा RRB NTPC का CBT 2 का बैच जो है ना बेटा, CBT 2 वाले ये बैच ले लेना। और ये हमारा टारगेट है कि 120 में 120 आपका आए। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए आओ नेक्स्ट। अगर हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखें, अभी मैंने कहा था न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हेल्पिंग वर्ब गायब होता है। जैसे मान लो अभी बढ़ रहा है टेम्परेचर, या अभी कहे भाई टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर राइजिंग या सोरिंग है ना, या टेम्परेचर फॉलिंग एज जनवरी कम्स। देखो अब कहोगे मैम इज फॉलिंग होना चाहिए ना, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सुना है इज MR के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है। अभी कहा था न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हेल्पिंग वर्ब गायब करो। जैसे ट्रिपल तलाक बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, वॉज पास्ट, नहीं लगाना है वॉज, क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है जिसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाए हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिए। जैसे बस हिट्स कार, ठीक है भाई, V1 का SES फॉर्म अभी आपने बता दिया कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन 3 people वर किल्ड ये लगाइए ना। चलो आप कहोगे नहीं हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, तो 3 people आर किल्ड कर दो, लेकिन लगाओ तो सही। अब सुनो बेटा, DSSB के लिए क्रेजी यही वाला है, यही बैच है। अब सुनो, 3 का मतलब बेटा 3 people ही तो होगा, है ना। अब people थोड़ी लगाना है। जैसे एक बार एक व्यक्ति नया नया रिपोर्टर बना और रिपोर्टर बन के जब हो गया तो उसको समझाया गया कि बेटा देखो तुम सिर्फ उड़ती पुड़ती खबर लेकर पहुंच जाते हो, डिटेल में खबर लाया करो, है ना। जो भी खबर लाते हो उसको बहुत डिटेल में लाया करो, तुम डिटेल नहीं लाते। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे डिटेल में लेके आना है। उसने उस दिन खबर लेके आया कि एक ट्रेन एक भैंसे को टक्कर मार दी, और ट्रेन जो भैंसे को टक्कर मारी उस भैंसे का नाम कमला था, ठीक है। मतलब इतना डिटेल लेके आया वो। अब याद रखना उतना ही डिटेल नहीं बोलना रहता है। 3 का मतलब ही हुआ 3 people, है ना। और उसके साथ जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब गायब करो। कुछ लोग कहते हैं मैम ये जो किल्ड वर्ड है ये तो सेकंड फॉर्म है, आपने तो मना किया था सेकंड फॉर्म। बेटा ये सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है। 3 लोग मारे गए, तो मैंने क्या कहा, कम से कम शब्दों में अपनी बातें रख दो ना। 3 killed का मतलब ही हुआ 3 people were killed, यानी कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस लिखना भी एक कला है। 2008 में इंग्लिश पता है SSC में कहां आती थी? सिर्फ मेंस में, और मेंस में आता था न्यूज़पेपर का रिपोर्ट राइटिंग भी आता था। राहुल बस हिट्स कमला, यस न्यूज सब लोग पढ़ेगा कि भाई कमला कौन थी। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनाने के लिए हम लोग करीबन 2 से 3 क्लास में बच्चों को सिखाती थी कि हेडलाइंस कैसे बनाया जाता है। ये कला है बेटा, ये कला है। गरीब बच्चों का क्या मैम? मोहित मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम 1 फ्री में पढ़ा रही हूं आपको यूट्यूब में, आप उसको तो करो।
सिनोनिम की क्लास कब होगी बेटा? आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अंजलि करवा दे रहे हैं थोड़ा, उसके बाद सिनोनिम में जाएंगे, ठीक है? आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रात को 10 बजे कराऊंगी। अब ये इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कहां होगा? जब आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात कर ही रहे हो, तो चलो इस पेज को देखो, देखा? चलो, एनीथिंग स्पेशल फॉर मेंस? बेटा मेंस अलग नहीं है। all my batches are for pre plus mains. And remember one thing, you cannot say that this is the syllabus of pre and this is the syllabus of mains. ऐसा कुछ नहीं है, there is nothing of this type as far as SSC is concerned. हो गया? चलो next up, president to invite BJP to form government. अब ये क्या है? to invite है, to elect, ये क्या है? वापस आओ। अब जो आपको समझाया था बेटा, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है ना, वो अपना अलग ही नियम कानून बना के चल रहा है। उनका कहना है जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस आर्टिकल के प्रयोग नहीं करते बेटा, क्योंकि आप जितेंद्र बैच नंबर 13, देखो इनका बैच खत्म हो चुका, खुश है। जानते हैं मुझे कम से कम इस बात का टेंशन नहीं है कि मेरे पुराने बच्चे YouTube में आके क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें इतना तो संतुष्टि है कि बच्चे जो पढ़ के पूरा बैच खत्म करके जा रहे हैं वो खुश होके जाते हैं। इसीलिए ऑल दीज रूल्स आर सोनिया बेटा, ये याद रखना, वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज़्यादा मैं क्लास नोट्स में डाला है मैंने। वॉल्यूम 1 जो बुक है ना बेटा, 512 पेज है, जिसमें वोकैबुलरी वगैरह सब है, और इसमें 512 पेज में सिर्फ ग्रामर ही खत्म है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, अगर आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखो तो वो अपना ही अलग नियम कानून चलाता है। वो कहता है कि भाई मुझे जो हेडलाइंस लिखना है वो किस चीज का लिखना, अच्छा जो कल हुआ वो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस में आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मारो, ओके। अभी हो रहा है, ओके, V1 ING मारो बिना हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब मत लगा देना इज एम आर, ओके फाइन। अगर होने वाला है तो विल शैल मत लगाना, 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है ना, क्या? 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाना। अगर हम कहें कि BSP, देख रहे हो BSP एकदम साइलेंटली काम कर रही है, कुछ नहीं हो हल्ला, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही टक्कर दिख रहा है। BSP बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम शांत है। क्यों? बिकॉज BSP टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन alone, BSP to contest election alone, इसका मतलब क्या हुआ? BSP is going to contest election alone, इसका मतलब है कि अकेला इलेक्शन लड़ने जा रही है ना? यानी जो फ्यूचर की बात होगी उसमें हम इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जब तक मैं एक्सप्लेन करके पीछे मुड़ती हूँ, जब तक मुड़ती हूँ तब तक आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। सोएब, इट इज 3499। अक्षय, इंग्लिश स्पेशल बैच के लिए क्लास नोट से बेटा, ठीक है? जय शर्मा, बात सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से नहीं चली। समाजवादी पार्टी ने पिछले बार बहुत सलीके से उनके साथ हाथ मिलाया था, और देखा जाए तो अखिलेश यादव बिल्कुल झुक के उसके साथ हाथ मिलाए थे, है ना? लेकिन पिछले बार ठीक है, बीजेपी का की हवा थी, बीजेपी की अच्छी खासी हवा चल रही थी, तो योगी को तो जीतना ही था। अब योगी जब जीता तो उसने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई समाजवादी पार्टी ने ठीक से ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना? तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कान पकड़ा कि बाप रे बाप, मायावती के साथ नहीं चला जा सकता। मायावती हो और ममता बनर्जी हो, ये लोग है ना, वो डिप्लोमेटिक टाइप से काम नहीं करते, ये लोग सीधा दिल से चलते हैं और एकदम दबंग तरीके से चलती है। इन लोग में वो चीज़ नहीं है जो डिप्लोमेसी दिखना चाहिए एक पॉलिटिशियन में। ऐसे देखो ना अखिलेश यादव, कितना उसमें डिप्लोमेसी है कि उसने जिसके साथ उसके फादर की कट्टर दुश्मनी थी उसके साथ उसने हाथ मिला लिया, है ना? चलिए
समझ में आ गया ये? हम लोग देख रहे हो, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट तक पहुंच ही नहीं पाए अभी तक, है ना? चलिए, ये आपका ऐसे ये जो पोर्शन है ये आपका इन्वर्जन का पोर्शन, फिर भी मैंने कर दिया है, देख लो बेटा। सीडीएस के लिए सबसे अच्छा बैच है। iOS में बेटा हमारा ऐप iOS में नहीं है, ठीक है, हमारा एंड्रॉइड में है और लैपटॉप में मिल जाएगा आपको। देवेंद्र, मैं किसको सपोर्ट करती हूं? अभी यूपी तो हमारा है ही नहीं, तो मैं कैसे सपोर्ट करूं किसी को या किसी को? अभी यूपी से तो मैं हूं भी नहीं, है ना। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहती हूँ दिल्ली में, थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहती हूँ बिहार झारखंड में, बस। चलो नेक्स्ट आओ। गुड़िया ये बोल रही है मैम महादेव, आई एम फ्रॉम वाराणसी। गुड़िया तुम तो मुझे बता रही हो यू आर फ्रॉम वाराणसी, लेकिन पता है यहाँ जो लड़के हैं ना वो वाराणसी पहुंच जाएंगे, छिछोरे लड़के बैठे हुए यहाँ पे, इसीलिए मत करो कुछ हल्ला यहाँ पे, मत बताओ कहां से हो। चलो नेक्स्ट आओ। हियर कम्स द चीफ गेस्ट। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे एंकर हूं जो आज का प्रोग्राम ये एंकरिंग कर रही हूं, है ना। यहाँ पे होस्ट हूं, चलो होस्ट में समझते हो ना, जो मेजबान होता है वो होस्ट होता है। चलो इस पार्टी को मैं होस्ट कर रही हूं। जैसे चीफ गेस्ट को देखा मैंने दूर से ही आते हुए, तो मैं दो तरीके से कह सकती हूँ। एक कहूंगी द चीफ गेस्ट हैज कम, दूसरा कहूंगी द चीफ गेस्ट इज कमिंग, और तीसरा तरीका कहूंगी हियर कम्स अ चीफ गेस्ट। ध्यान से देखो, हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, है ना। कौन सा लगा ज्यादा इंप्रेसिव आपको? हियर कम्स अ चीफ गेस्ट लगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सक्लेम कर रहे हो, एक्सक्लेम कर रहे हो। जब आप एक्सक्लेम कर रहे हो और बेटा चीफ गेस्ट आ चुके हैं, चीफ गेस्ट आगे बढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहोगे मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो रूटीन एक्शन पे होता है। बेटा उसी का तो डिफरेंट यूज बता रही हूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ रूटीन में नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या कहा? हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, यानी कि ये लोग हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन हमने कहा हियर कम्स। एक तो इन्वर्जन में भी है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है। अब वो क्यों है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब लो, सुनील कह रहा है आई एम फ्रॉम जयपुर गुड़िया, यानी सुनील उसको बता रहा है कि भाई तुम वाराणसी की हो, मैं जयपुर की हूं। बेटा तुम बारात लेकर पहुंचने वाले हो जयपुर से? हाँ। अरे कहां से आते हैं यार, कहां से आते हैं ऐसे लोग? हाँ बोलो, कहां से आते हो तुम लोग? यहां पर तुम लोग इश्क लड़ाने आए हो? देखो सुनील को, जरा सुनील को देखो, बेहुदा को। जितेंद्र कह रहा है गुड़िया वाराणसी से नहीं है। ओके जितेंद्र, वाराणसी में गुड़िया को खोज लिया, उसे मिला नहीं, वो वाराणसी से खुद होगा, इसीलिए। हद है। लो अब सब लोग बता रहा है मैं कहां से हूं। मतलब लड़के भाई कैरेक्टर छिछोरे होते हैं क्या यार? मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ अब आओ सेकेंड। अगर मैं कहूं ही इज गोइंग देयर, उसकी फ्लाइट जा रही है ना, ही इज गोइंग देयर, अच्छा लगा सुन के? नहीं ना। देयर ही गोज, आप एक्सक्लेमेशन देख रहे हो, देयर ही गोज। इसका मतलब है जब आप एक्सक्लेम करके सेंटेंस को हियर देयर अप डाउन इन आउट लगाते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आया? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम पास्ट में, इसीलिए इसको आप यहीं तक छोड़ोगे, फाइन, इसको आप यहीं तक छोड़ोगे। अब मुझे, क्योंकि मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूं वो क्या, अब मुझे पहले ये बताओ, जो समझाया वो समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां इस्तेमाल होता है, जल्दी बताओ। बेवफा है, देखो जरा, बुक लेना है बेटा kdpublication.com से ले लो। राहुल जल्दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां इस्तेमाल होता है? सब कोई एक एक यूज भी बता दोगे ना तो हो जाएगा। बस वो क्या कराने वाली हूं, जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी से। 3 मंथ्स का स्ट्रैटेजी क्या बेटा? 3 मंथ्स में फटाफट एक वीओडी लो, रोज पढ़ो, एक एक चैप्टर खत्म करते चले जाओ।
एक एक चैप्टर तो रोज खत्म नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े चैप्टर्स भी है कुछ। जल्दी बता, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अनु वेरी गुड। दूसरा कोई? दूसरा न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो गया। रेगुलर रूटीन, वेरी गुड। रेगुलर रूटीन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तीसरा बताओ, तीसरा 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 यूनिवर्सल ट्रूथ, वेरी गुड। यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर रूटीन हो गया ये। और बताओ और बताओ और बताओ। हाँ बहुत तेजी से जा रहा है। क्या? इर्रेगुलर, बहुत खूब। हाँ, डेली रूटीन, बहुत अच्छा। हाँ बेट, बहुत अच्छा। यूनिवर्सल ट्रूथ तो हो गया। और फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, वो भी ऑफिशियल वाला, याद है ना? ऑफिशियल फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, बुक्स में जो बुक्स का रेलेवेंस आज भी है ना? और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो हियर देयर अप डाउन इन आउट से शुरू होता है ना? क्लियर? चल, ये इतना ही रहने दो। अब आते हैं हम लोग वोकैब में, ठीक है? कितना बज गया? 6:30 बज गया। चलो 10 मिनट वोकैब करा दे आज। आपका क्लास चलेगा बेटा 1.5 घंटा, लेकिन आज इसका आखिरी डेमो है, यह ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लोग आज केडी लाइव जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। सूरज, आज जितना पढ़ाया है उसको उसमें पीडीएफ डाल देना। डालते हो? उस दिन का डाला था? आज डाल दो सारा, जहां तक आज पढ़ा दिया मैंने वहां तक डाल दो। मैंने आपको देखो एपियरिस्ट तक करा दिया था, है ना? अब एपियरिस्ट में तक मैंने जो आपको कराया था, मैंने एग्जैक्टली बताया था बेटा, देखो एपी कल्चर, एपी साइड, यहां तक करा दिया था आपको। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि रूट से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रूट से करने पर आपको याद रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा था एपी का मतलब होता है बीस और कल्चर का मतलब होता है पालन, यानी रियरिंग ऑफ बीस, मधुमक्खी पालन। और साइड जो है, साइड का मतलब होता है किलिंग। किलिंग ऑफ बीस इज एपी साइड। किलिंग ऑफ बीस एपी साइड। आपका जो वोकैबुलरी का बुक बना रही हो ना, जितने भी रूट्स वाले हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 2 वर्ड्स जिनका कोई रूट नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन उसके बाद फिर से 2 वर्ड आएगा, पोडिया एंड कायरो। 2 रूट है यहां पे। पोडिया जहां पर भी दिखे समझ जाना पैर की बात हो रही, और कायरो जहां भी दिखे समझ जाना हाथ की बात हो रही है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है बेटा एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा फ्रेज जो किसी सच्चाई को, सत्यता को वर्णित करता है। क्या है? देखो, एक छोटा वाक्य जो किसी सत्य को प्रवीण तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करे। अ शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इन अ क्लेवर वे समथिंग दैट इज ट्रू। अब जैसे यहां पे एक लड़का बताया कहां से है, दूसरा लड़का बताया, तुरंत सब लोग उस लड़की के पीछे पड़ गए, गुड़िया गुड़िया करने लगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है क्यों नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, मेन विल बी मेन। और लड़के सारे समझ गए मैं क्या बोल रही हूं, मेन विल बी मेन, क्योंकि सारे मर्द कैरेक्टर से वैसे ही होते हैं जैसे यहां पे 1-2 लड़के थे। एक सुनील था, है ना? ये लो जितेंद्र सर्वे कर रहा है लड़कियों पर। हाँ जितेंद्र, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग के जीन्स में प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं हेरिडिटरी प्रॉब्लम, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मैं सीधा यही कहूंगी, मेन विल बी मेन। समझ में आ गया? अब मेन विल बी मेन क्या है, मुझे बहुत एक्सप्लेन करना नहीं पड़ा आपके बारे में, जैसे बोलूंगी आप समझ जाओगे मैडम क्या मीन कर रही है। दैट इज एफोरिज्म, दैट इज जस्ट एन एफोरिज्म। So aphorism is a short phrase that expresses universal truth, है ना? अंकित सही कहा ना? देखो सोहेब, अंकित, सब लोग स्माइल कर रहे, सबको पता है कि मैडम असली में मैडम जानती कि हम लोग क्या है। नहीं, चलो नेक्स्ट, ऑब्ड्यूरेसी। लेकिन कुछ नहीं कर सकते इन लोग। सी, अगर मैं उनको समझाऊं बेटा लाइफ में कोई काम नहीं देगा, पढ़ाई काम देगा, फ्यूचर बना लो, they won't listen to me because they are obdurate। बेटा मैंने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जो लड़के हैं ना ये ढीठ होते हैं,
ये जिद्दी होते हैं, दे आर ऑब्ड्यूरेट. यू विल फाइंड सर्टेन डिग्री ऑफ ऑब्ड्यूरेसी इन ईच एंड एवरी बॉय, है ना, बिकॉज दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट. सो ऑब्ड्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? हठ धर्मिता, है ना, जिसको कहते हैं स्टबननेस, ठीक है, जिसको कहते हैं टेनेसिटी, थोड़ी सी दृढ़ता या हठ धर्मिता जिसको कहोगे, है ना. वो स्टबन होते हैं, वो ऑब्ड्यूरेट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, उसको हम ऑब्स्टिनेसी भी कहते हैं. देखो मैंने नाउन लगाया, लेकिन अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज के लिए मैं एडजेक्टिव लगाऊंगी ना, क्या कहूंगी? बॉयज आर ऑब्स्टिनेट, बॉयज आर ऑब्ड्यूरेट, बॉयज आर स्टबर्न, है ना, क्योंकि वो नहीं मानते, वो लड़की के पीछे जाएंगे ही जाएंगे, ढीठ होते हैं, इसीलिए उनको छोड़ दिया जाता है, यार जो करना है करो. नहीं, चलो नेक्स्ट आओ, पोडियाट्रिस्ट एंड कायरोमैंसी. कायरोमैंसी नहीं, कायरोपॉडिस्ट, क्योंकि कायरो में भी पॉडिस्ट है. देखो एक लड़का बेचारा कह रहा है मैम सब लड़के एक जैसे नहीं होते, है ना, नहीं बेचारा दुखी हो कह रहा है सब एक जैसे नहीं होते. बेटा अभी तो कुछ नहीं, आप अगर मेरे बैच में आओगे ना, अगर मेरे बैच में आओगे तो बैच में मैं अपने बैच के लड़कों की इतनी बेइज्जती करती हूँ और वो बेचारे खुशी खुशी बेइज्जती होते हैं मुझसे. चलो नेक्स्ट आओ, पोडियाट्रिस्ट एंड कायरोपॉडिस्ट क्या है? बेटा पोडिया मतलब पैर होता है. देखो ना, आप अगर बायो के स्टूडेंट हो, सूडोपोडिया पढ़े होगे, जिसके फॉल्स पैर निकलते हैं और खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना. पोडियम जहां पे हम लोग खड़ा होते हैं उनको पोडियम कहते हैं, क्योंकि पोडियम के पीछे खड़े होंगे, बैठ नहीं सकते, आपको पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है ना. तो पोडिया का मतलब पैर होता है. पोडियाट्रिस्ट इज पैरों का डॉक्टर. लेकिन पहले जमाने में माना जाता था यार पैर भी शरीर से ही बाहर निकले हुए हैं, हाथ भी शरीर से बाहर निकले हुए हैं, तो ये तो लिम्स है, तो जो पैर का इलाज कर सकता है यार वो हाथ का भी इलाज कर सकता है. कायरोपॉडिस्ट बना दिया, है ना, हाथ पैर का डॉक्टर. लेकिन बाद में माना गया कि ना यार कायरोपॉडिस्ट ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए बाद में कायरोपॉडिस्ट को भी पैरों का डॉक्टर ही बोल दिया गया और कहा गया कि नहीं, हाथ का इलाज इज डिफरेंट थिंग. कायरोपॉडिस्ट का मतलब हो गया जो पैर का इलाज करता है, पैरों का डॉक्टर, इसलिए पोडियाट्रिस्ट का सिनोनिम बन गया था कायरोपॉडिस्ट. ठीक है, देखो रूट है, देखो ध्यान से, आपको पता चलेगा कि यहां पे रूट का इस्तेमाल हो रहा है. क्लियर? और ये सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जब ये पूरा खत्म होगा तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ सब मिल जाएगा. ठीक है बेटा, जिसको अभी अप्रैल में एग्जाम देना है वो टारगेट 250 ले लेना. बेटा मैं बहुत सारा करवाती हूँ आपको रिलेटेड टू सिर्फ रूट से. उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि अगर मैं रूट से कराती हूँ ना तो आपको ज्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा. फाइन, आ जाओ नेक्स्ट. अगेन कायरो. देखो कायरो का मतलब अगेन हो गया हैंड, और मैंसी वर्ड जो है ना बेटा, ये होता है जब आप कोई डिवाइन पावर से कोई चीज एस्टिमेट कर सकते हो. ठीक है ना. नेक्स्ट आओ, आइकन. आइकन जहां दिखे समझ आना प्रतीक की बात हो रही है. और क्लास्ट मतलब होता है तोड़ना. ठीक है, हम आज 20 तक करेंगे. मोनिका देखती बेटा, कोशिश करूंगी. आइए, अक्षय कह रहा है ये नया तरीका है जलील करने का. बेटा ये मुकुंद, ये वोकैबुलरी करा रही है बेटा, ये आपके आपके क्लास नोट्स में नहीं है, ये वोकैबुलरी है. सुनो, कायरोमैंसी बेटा ये डिवाइन पावर होता है जब कोई चीज एस्टिमेट करने का, वो मैंसी उसका रूट है. और कायरो इस हाथ, हाथ के रेखाओं को अपने एक दिव्य शक्ति के द्वारा, जो आप विज्ञान कहते हैं हम लोग, है ना, इंडिया में इसको हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं,
उसके द्वारा जब हम रीड करके बता सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है, तो इस स्टडी को कायरोमैंसी कहते हैं, जिसका सिनोनिम है पामिस्ट्री, क्योंकि पाम रीडिंग होता है उसमें, तो पामिस्ट्री है। बेटा स्पेलिंग्स का सुजल ऑलरेडी हमने 3 क्लास कराया हुआ है, ठीक है। आइकनोक्लास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइकनोक्लास्ट? देखो, आइकन का मतलब होता है प्रतीक, क्लास्ट मतलब तोड़ना, जो सामाजिक प्रतीकों को तोड़ता है। जैसे बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र शादी करने की हो गई, बेटा शादी हो गया, बच्चे हो जाने चाहिए। अरे बेटी हो गई, यार बेटा तो होना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा अगर बेटा नहीं हुआ। यार ये सब चीजें कहोगे, हम नहीं मानते, नहीं करनी शादी, 9 to 5 जॉब नहीं करना मुझे, है ना, मुझे कोई बच्चे पैदा नहीं करने। तो कहोगे कि भाई ये कैसा लड़का है जो सामाजिक नियमों के खिलाफ जाता है। इसका मतलब ही इज एन आइकनोक्लास्ट, ही इज अ बोहेमियन, ही इज एन हेट्रोडॉक्स, जो गैर परंपरावादी है, जो कहता है यार मुझे नहीं मतलब है, ठीक है ना, आप अपने नियम कानून समाज के अपने पास रखो, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। तो आप कहोगे कि भैया ये लड़का तो बिल्कुल आइकनोक्लास्ट है। अब याद रखना, जो आइकनोक्लास्ट होते हैं, है ना, वो ट्रेडिशनल नहीं होते। एंटोनिम का साइन लगा दिया, ट्रेडिशनल। अब आप खुद सोचो, हेटेरोडॉक्स है, तो हेटेरोडॉक्स से आपको एक वर्ड याद आएगा, यस, ऑर्थोडॉक्स। डॉक्स दिख रहा है ना, तो डॉक्स याद आ जाएगा। और एक कन्वेंशनल, 3 एंटोनिम लगा दिया, मतलब जो प्रतीक सामाजिक प्रतीकों को तोड़ता है। नहीं मतलब मुझे, मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा करना मेरा काम नहीं है। इसका मतलब वो कहोगे कि भाई ये तो समाज के नियम ही पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ही इज एन आइकनोक्लास्ट, बोहेमियन, हेट्रोडॉक्स, है ना। मोहब्बतें पिक्चर देखे थे, राइट? मोहब्बतें में जो अमिताभ बच्चन था, एकदम ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स था, राइट? समझ में आया? और जब शाहरुख खान आया, वो एक एक नियम को एकदम धुएं में उड़ाता फिर रहा था उस स्कूल का। वो क्या था? आइकनोक्लास्ट, बोहेमियन और हेट्रोडॉक्स, ठीक है। अब आते हैं 23। बेटा अंग्रेजों ने ना वोकैबुलरी ऐसा बनाया है कि उसने कहीं से भी उठा के वो क्या बना देते, कहीं से भी उठा के। जैसे क्विजोटिक, पता कहां से बना है? डॉन क्विजोट नाम का एक आदमी था, मतलब एक कैरेक्टर है स्टोरी का, है ना, सीरीज ऑफ स्टोरी है जिसमें डॉन क्विजोट एक कैरेक्टर है। शुरू में उसने क्या किया, बहुत वीरता की स्टोरीज पढ़ना उसने शुरू किया, ये राजा का, वो वीर का, वीरता की स्टोरी पढ़ा। और वीरता की स्टोरी पढ़ने के बाद वो हो गया पागल, इतनी वीरता की स्टोरी पढ़ा कि हो गया पागल। उसके बाद वो बनाता था कि भाई हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम इस तरीके से दुनिया से सारी गंदगी, सारे जितने भी पाप है सबको मिटा देंगे। और वो ऐसे ऐसे आइडियाज बनाता था जो आइडियाज बहुत ही मूर्खतापूर्ण, बहुत ही आइडियलिस्टिक, मतलब एकदम ऐसे नियमों पर बेस्ड होता था जिसको फॉलो करना टोटली इम्पॉसिबल था। इसीलिए अगर आप कोई आइडिया मुझे दोगे, जैसे मेरा बेटा क्विजोटिक आइडियाज मुझे देता रहता है। जब मेरा लॉकडाउन लगता है ना, घर में जब मैं बेकार बैठ जाती हूँ तो कभी कभी कहती हूँ यार हम तो बेरोजगार हो गए, है ना, क्योंकि ऑनलाइन का कमाई मुझे मन नहीं भरता मेरा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ यार मैं तो बेरोजगार हो गई, तो वो बेचारा चिंतित हो जाता है। तो वो उसके बाद मुझे आइडियाज देता है कि किस तरह से मैं अपनी कमाई और बढ़ा सकती हूँ। और उसके आइडियाज टोटली क्विजोटिक आइडियाज होते हैं, है ना, हाईली इम्प्रैक्टिकल आइडियाज देता है कमाई करने का, ठीक है। और मैं इसीलिए उसका आइडियाज फॉलो नहीं कर सकती, बिकॉज आई नीड प्रैग्मेटिक आइडियाज यार, दैट आई कैन फॉलो। सो व्हाट इज प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल और क्विजोटिक इज हाईली आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। क्विजोटिक अव्यवहारिक, जिसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसी से आगे बढ़ूंगी, लेकिन बेटा इसका आज लास्ट डेमो है इसमें,
और ये जो बैच है, इस बैच का अब कोई डेमो इसमें अभी नहीं चलेगा। ये जो मेरा बैच है, बैच नंबर 25 है। 25 नंबर बैच में हर तरह के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, चाहे वो एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्जाम्स कवर्ड है, ठीक है। और ये आया है हमारा बैच नंबर 23 कॉम्बो के साथ आया है मेरा बैच नंबर 25। जिन लोगों को स्पोकन इंग्लिश करना है, वो याद रखना, एक 60 डेज में अंग्रेजी बोलना सीखिए, वो बैच मैं बहुत बढ़िया से उसको सिस्टमैटिक तरीके से तैयार कर रही हूँ। इसमें हमने 25 क्लासेस डाल चुकी हूँ मैं, उसमें अराउंड 60 क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ डाल दूंगी। आज रात में आपसे मुलाकात होगी वॉल्यूम 1 के लिए, रात को 10 बजे। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगी। जो लोग का कहना है कि नहीं मैम हमारे पास 7 महीने का टाइम नहीं है, आप लोग टारगेट 250 ले लेना। इसमें बैच नंबर 11 जो बहुत बढ़िया से खत्म किया मैंने, वो पूरा कंप्लीट है। 75 टेस्ट पेपर्स है, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग, इसमें सब कुछ है। पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो संजय, आप ये बैच ले लो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर लिख लो, 8860333003। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।